स्वागत है बच्चों आज की कक्षा में। आज का हमारा टॉपिक है व्हीट स्टोन्स ब्रिज, व्हीट स्टोन का सेतु। कक्षा 12 में द्वितीय यूनिट के अंतर्गत ये टॉपिक है। व्हीट स्टोन ने एक प्रतिरोधों से मिलकर एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा प्रतिबंध बनाया था जिसमें हम क्या करते हैं, ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करने की एक डिवाइस है। इसकी रचना व्हीट स्टोन ने की, बनाया व्हीट स्टोन ने, इसलिए उसके नाम पे इसका नाम पड़ा व्हीट स्टोन्स ब्रिज। अब इसको सेतु क्यों बोलते हैं ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसकी संरचना देखिए, अगर रचना की बात करें, कंस्ट्रक्शन, तो रचना में हमारे पास जो है समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD, इसकी भुजाओं के रूप में जो है प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। ये PQRS इनको बोला, चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में प्रतिरोध लगे हैं ABCD। अब इनमें से देखिए कौन सा ज्ञात प्रतिरोध है, कौन सा अज्ञात प्रतिरोध है। यहाँ PQR ये क्या है, ज्ञात, ये पता होते हैं, या इनका रेशो पता होता है या वैल्यू पता होती है। और अज्ञात प्रतिरोध S क्या है, अज्ञात, ये अननोन है। तो हमको क्या करना है, S को फाइंड करना है। उसके लिए अरेंजमेंट इस प्रकार से बनाते हैं कि हम चारों प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में अरेंज कर देते हैं इस प्रकार से। और समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण BD, एक विकर्ण के बीच हम एक गैल्वेनोमीटर धारामापी लगाते हैं, जहां G क्या है, धारामापी, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। धारा को जो डिटेक्ट करता है, करंट, छोटा सा करंट बह रहा है तो उसको भी डिटेक्ट कर देगा, डायरेक्शन बताता है करंट की, कहां से कहां को फ्लो कर रहा है। एक धारामापी तथा एक कुंजी माना K2 इस प्रकार से लगा देते हैं। और दूसरे विकर्ण के बीच, ये दूसरा विकर्ण है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण BD है, दूसरा विकर्ण AC है। AC के बीच हमने लगाई एक सेल जिसका EMF E है, एक कुंजी K1 लगाई, और दूसरे विकर्ण में एक धारामापी और एक कुंजी K2 इस प्रकार से लगाई। ये भी इसके अंदर है विकर्ण, वो खींच के बाहर लाए हैं तो अंदर जो है चित्र कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, तो है वो विकर्ण से ही जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्शन है। PQRS 4 प्रतिरोध है जिसमें से S हमको ज्ञात करना है। अब ज्ञात किस प्रकार करेंगे उसका सिद्धांत देखिए। ये थी इसकी रचना, कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, कुंजी K1 को ऑन करना है। पहला काम होता है सबसे पहले कुंजी K1 दबानी है, फिर कुंजी K2 दबाते हैं। सवाल पूछा जाता है कई बार प्रैक्टिकल में कि व्हीट स्टोन ब्रिज में, या व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रयोग में हम कुंजी K1 पहले क्यों दबाते हैं, K2 को बाद में क्यों दबाते हैं, ऑन करते समय कुंजी K2 को क्यों पहले नहीं दबाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। इसको हम आगे अभी इसका आंसर देंगे धीरे धीरे। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, कुंजी K1 को ऑन किया, इसको है ना दबाया, क्लोज किया, तो यहाँ से क्या होगा, इस सेल से एक करंट बहेगा, मानो वो करंट है I। अब करंट बहा तो यहाँ पे इसको करंट को क्या हो गया, दो रास्ते मिल गए, दो रास्ते मिल गए। तो हमने कहा करंट का एक हिस्सा यहाँ गया I1 है, दूसरा हिस्सा माना यहाँ I2 है, दो हिस्सों में बढ़ गया। तो यहाँ पे किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से या जंक्शन रूल से क्या मिलेगा, I = I1 + I2, जाहिर सी बात है। अब जब ये I1 यहाँ P से होकर आगे पहुंचा और ये यहाँ से होकर यहाँ पहुंचा, तो इसको फिर यहाँ पे दो रास्ते मिले। अब करंट यहाँ पे और यहाँ पे, ये करंट देख रहा है कि यहाँ को जाऊं या यहाँ को जाऊं, यानी दो रास्ते हैं तो कैसे बहेगा, यहाँ वाला जाएगा। और यहाँ पे भी देखेंगे दो रास्ते, एक यहाँ से नीचे को और एक यहाँ से इस साइड को। अब इन दो बिंदुओं के बीच आप देखिए B और D के बीच या तो करंट ऐसे बह सकता है या करंट ऐसे बह सकता है, अगर उसको बहना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, यानी जब हम बोलेंगे ब्रिज जो है बैलेंस्ड है, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, तब क्या होता है, संतुलन की स्थिति में BD में कोई धारा नहीं बहती है।
ये आपने ध्यान रखना है कि ये इसकी सेतु के संतुलन की कंडीशन है कि सेतु बैलेंस कब होगा, जब बीडी में कोई धारा नहीं बहेगी। अब बीडी में धारा कब नहीं बहेगी ये कैसे पता चलेगा, जब जो है गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली धारा क्या होगी, शून्य, यानी इसकी सुई जीरो पे ही रहेगी, इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो हम इसको बोलते हैं अर्थात IG या गैल्वेनोमीटर करंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हमारे सेतु के बैलेंस होने की कंडीशन है कि हम जब ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी सुई तो हम कहेंगे कि भुजा बीडी में कोई धारा नहीं बह रही है। अर्थात बीडी में अगर धारा नहीं बह रही तो हम ये भी कह सकते हैं कि बिंदु बी और बिंदु डी का विभव क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों बिंदुओं का विभव समान है तभी तो उनके बीच धारा नहीं बहेगी। अगर इसका विभव ज्यादा हो जाएगा तो धारा यहाँ से यहाँ को बहेगी, अगर डी का विभव ज्यादा है बी से तो करंट यहाँ से ऊपर को जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वी बी इक्वल टू वी डी, ये भी कंडीशन बोल सकते हैं कि बी बिंदु का विभव बराबर डी बिंदु का विभव। इसको भी हम इस प्रकार से कह सकते हैं। ये सेतु की संतुलन की स्थिति है। तो जब कभी व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में रहेगा, पहले हमने क्या करना है, K1 को ऑन करना है। K1 को ऑन करने के कुछ समय बाद हम क्या करेंगे, K2 को भी ऑन करेंगे। और संतुलन की स्थिति में K2 को ऑन करने पे क्या होगा कि यहाँ पे कोई करंट नहीं बहेगा, तो हम कहेंगे सेतु बैलेंस्ड है। अब देखिए, जब इससे कोई करंट नहीं बहना है तो जो ये I1 धारा है ये क्या होगी, पूरी की पूरी इसमें से होकर चली जाएगी। ये रास्ता तो बचा है इसके लिए, तो I1 करंट पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ निकल आएगा। इसी प्रकार यहाँ से ये करंट तो ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जाना, संतुलन में IG बराबर 0। तो ये पूरी जो धारा I2 है वो यहाँ से निकल के वापस यहाँ आएगी। यहाँ फिर I2 या I1 मिले, I2 प्लस I1, यहाँ फिर क्या हो गया, वापस I आगे धारा हमको वापस मिल गई है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु की क्रिया विधि की उसमें संतुलन में धारा किस प्रकार से बहेगी। हमेशा ध्यान ये रखना कि सेतु को ऑन करते समय पहले कुंजी K1 को दबाना है, फिर कुंजी K2 को दबाना है कुछ समय बाद। और जब परिपथ तोड़ेंगे तो पहले K2 को दबाएंगे फिर K1 को दबाएंगे। ये हमने इसको देखना है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये संतुलन की स्थिति थी। अब जब संतुलन हो गया, बैलेंस हो गया, तो हो क्या रहा है कि जो I1 करंट है पूरा P और Q में सेम करंट जा रहा है, और यहाँ पे I2 करंट R और S में सेम करंट जा रहा है। देखिए पाश या बंद परिपथ A B D में हम क्या करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखिए पाश A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। तो देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाऊंगा, किसी भी एक डायरेक्शन को लो आप, हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब भी यही रूल आएगा। तो इसमें देखिए I1 इंटू पी क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें EMF कोई बैटरी लगी है, इसमें नहीं, जीरो लगी है। तो इस प्रकार से लेंगे, ये देखिए, तो सिग्मा I इंटू आर, I1 इंटू पी, ये पॉजिटिव आ गया। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, करंट की विपरीत डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा, माइनस I2 इंटू आर बराबर सिग्मा E होना था, E इक्वल टू 0 है तो 0, कोई बैटरी नहीं जुड़ी है। हमारे पास कंडीशन आ गई कि I1 P इज इक्वल टू I2 R, या इसी में लिख देंगे I1 अपॉन I2 इक्वल टू P अपॉन R अपॉन P, R अपॉन P। इक्वेशन 1, I1 अपॉन I2 बराबर R अपॉन P, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट देखिए पाश, एक हो गया, एक इस पाश को लेंगे हम दूसरा। पाश है ना बंद सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जो पाश BCDB में फिर से किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम लिख देंगे। तो लगाओ किसी भी एक डायरेक्शन में लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हम यहाँ पे क्लॉकवाइज ले रहे हैं माना, तो ये हो जाएगा I1 इंटू क्यू, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे करंट की विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं इस रेसिस्टेंस S में, तो माइनस आ जाएगा, माइनस I2 इंटू S इज इक्वल टू, फिर से कोई बैटरी नहीं जुड़ी है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ निकालिए आप, हेंस I1Q इक्वल टू I2S, हेंस I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू S अपॉन Q, इक्वेशन 2।
अब देखिए एक और दो की तुलना कीजिए, I1 I2 दोनों जगह आपको मिल गए हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने से क्या मिल जाएगा हमको, R/P इक्वल्स S/Q। इसी को थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं हम, ये P यहाँ ला रहा हूँ, S यहाँ ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा P/Q बराबर R/S। ये कंडीशन है व्हीटस्टोन सेतु की, कि जब सेतु संतुलन में होता है, ये हमने कब माना है, कि हमने माना है कि इस भुजा में कोई करंट नहीं बह रहा है, तब ये था, और ये भुजा में करंट नहीं बहता, तो उस स्थिति को हम कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में है। और जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होता है तब हमारे पास आता है P/Q इक्वल्स R/S। P/Q इक्वल्स R/S, यानी जिन जिन भुजाओं में करंट सेम करंट बह रहा है उनका अनुपात दूसरी अन्य दो सेम करंट वाली भुजाओं के बराबर होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें एक चीज और देखिए, S क्या था, हमने कहा S अज्ञात प्रतिरोध है, हमने कहा था ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को निकालना। वो अज्ञात प्रतिरोध हमने माना S को हमने बी डी सी के बीच जोड़ा। अगर S निकालने तो देखिए S निकालने के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी, या इस इक्वेशन से इक्वेशन 3, इस इक्वेशन से हम देखेंगे कि S निकालना है हमको, तो अगर PQ ना भी पता हो तब भी S निकलेगा, खाली इनका रेशियो चाहिए हमको। अगर PQ का अनुपात दिया रहेगा क्वेश्चन में तो भी हमारा जो है S निकल आएगा, यदि हमको R की वैल्यू दी रहेगी, R को यहाँ गुणा कर देंगे हम, ये उल्टा हो जाएगा, S इक्वल टू, अगर इसको लिख दें R इंटू Q/P, इस प्रकार से हो जाएगा S की वैल्यू। तो P/Q का रेशियो या PQ का रेशियो दिया हो और R दिया हो तो तब भी हम जो है S अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इसलिए जो है हम क्या करते हैं कि PQ, चूंकि PQ का हमको मान की उतनी जरूरत नहीं है, सिर्फ अनुपात दिया हो तो तब भी, अगर PQ अनुपात है तो QP भी निकल जाएगा। तो इनको बोलते हैं अनुपाती भुजाएं, P और Q वाली भुजाओं को बोलते हैं अनुपाती भुजाएं। तो AB व PQ किसके बीच है, BC, ये क्या कहलाती, अनुपाती भुजाएं। अनुपाती भुजाएं, रेशियो आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसलिए रेशियो आर्म कहते हैं क्योंकि इन प्रतिरोधों का सिर्फ रेशियो ही चाहिए हमको अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए। AD जिसके बीच क्या है, ज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्ञात भुजा, ज्ञात भुजा। DC या CD जिसके बीच अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा है उसको बोलते हैं अज्ञात भुजा। ये आप ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है कई बार प्रैक्टिकली, वाइवा में एग्जाम में पूछ देगा कि ABCD व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें ज्ञात भुजाएं बताओ, अज्ञात भुजा बताओ, या अनुपाती भुजाएं बताएं। तो अनुपाती भुजाएं क्या है, ये PQ, जिनका हमको केवल अनुपात चाहिए, वैल्यू ना भी दी हो तभी हम S निकाल सकते हैं, वैल्यू केवल हमको R की चाहिए है, इसलिए इसको ज्ञात भुजा बोलते हैं। जब R की वैल्यू पता होगी तभी हम अज्ञात S को ज्ञात कर सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। नेक्स्ट, सेतु अगर संतुलन में है तो संतुलन की स्थिति में अगर हम जो है BD और AC की स्थितियों को बदल दे, यानी धारामापी और कुंजी की स्थितियों को चेंज कर दे, इस कुंजी को यहाँ लगा दो, धारामापी को यहाँ पे लगा दो, तब भी सेतु की संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि संतुलन में सेल व धारामापी की स्थितियों को परस्पर या आपस में परस्पर बदला जा सकता है। सेतु के संतुलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सेतु ब्रिज बैलेंस ही रहेगा अगर हम सेल और धारामापी की स्थिति को चेंज कर लेंगे। कब, जब सेल बैलेंस्ड है, सेल अभी हमारा संतुलन में हो गया, अब हमने क्या कर दिया, E और G को चेंज कर दिया, G को यहाँ लगा दिया, E को यहाँ पे लगा दिया, तब भी सेतु हमारा संतुलन में ही होगा, तब भी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आएगा, या शून्य विक्षेप आएगा। तो संतुलन की स्थिति में क्योंकि इन दोनों की स्थितियों का आपस में बदल सकते हैं, इसलिए भुजा या विकर्ण BD और AC, अतः BD व AC ये क्या कहलाती हैं, संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं, संयुग्मी भुजाएं। कंजुगेट आर्म्स,
ये और ये इसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो संतुलन की स्थिति में, तब हम इनको बोलते हैं कंजुगेट आर्म्स। ये हो गए रेशियो आर्म्स, ये नॉन आर्म्स, ये अननोन आर्म। ज्ञात भुजा, अज्ञात भुजा, संयुग्मी भुजा, ये क्या है व्हीटस्टोन सेतु में, ये हमने देखना है। नेक्स्ट एक और टॉपिक इसमें आता है, देखिए सुग्राहिता की हम बात करते हैं। सुग्राहिता या सूक्ष्म ग्राहिता। सूक्ष्म ग्राहिता क्या हो गई कि सेतु की संतुलन की स्थिति में थोड़ा सा ही हमने प्रतिरोधों को एडजस्टमेंट थोड़ा सा ही चेंज कर दिया तो धारामापी में विक्षेप एकदम ज्यादा आ गया, तब हम बोलेंगे सेतु अधिक संतुलित है, सॉरी अधिक सुग्राही है। सुग्राहिता या सेतु की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी, सुग्राहिता या सेंसिटिविटी इसको कहेंगे। तो सूक्ष्म ग्राहिता या सुग्राहिता कि इसमें से छोटा से छोटा चेंज हो रहा है उसको भी ये डिटेक्ट कर दे रहा है, तो हम बोलेंगे वो सूक्ष्म ग्राही है, ये सुग्राही है अधिक व्हीटस्टोन सेतु। तो सेंसिटिव कब होगा, थोड़ा सा भी हमने PQRS की वैल्यू थोड़ा सा भी चेंज कर दी तो इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ गया, तो हमने कहा ये अधिक सुग्राही है। तो सेतु कब सुग्राही ज्यादा होगा, जब PQR व S चारों प्रतिरोधों के मान एक ही कोटि के होंगे, है ना, एक ही ऑर्डर के होंगे। 10 अंक में है, 100th में है, 1000th में है, एक ही कोटि के लगभग हैं, तब जो है हमारा सेतु अधिक संतुलित होगा। ऐसे नहीं कि ये 10 ओम है, वो 100 ओम है, वो 1000 ओम है, वो आगे और ज्यादा 10,000 ओम, तब सेतु सुग्राही होना अधिक नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा सेतु सुग्राही तब होगा जब PQRS चारों प्रतिरोधों के मान एक ही कोटि के होंगे, एक ही ऑर्डर के होंगे। ये हमारा हो गया सुग्राहिता सेतु की। इसलिए चारों के मान हम लगभग आसपास लेने की कोशिश करते हैं, लगभग एक ही ऑर्डर में लेने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का उपयोग कहाँ पे होता है, तो हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक होता है मीटर सेतु, दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। एक तो इसका एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में दो हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, एक मीटर सेतु है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, जो कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करते हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट सिलेबस में आपकी बात केवल और केवल मीटर सेतु है, तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु पे हैं, तो इन दोनों का काम भी क्या है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना, ये रेजिस्टेंस को नापना, मेजरमेंट करना, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मीटर सेतु हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें से थोड़ा और छूट गया है। अच्छा, एक बात आई थी शुरू में कि इसको सेतु क्यों कहा गया, है ना, ब्रिज जब कहा तो क्यों कहा, तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु इसलिए कहा गया क्योंकि जब यहाँ धारा जा रही है तो देखिए ये करंट यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है और ये करंट यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है, और ये भुजा क्या काम कर रही है, एक पुल का सा, है ना, इससे कोई धारा नहीं बह रही है। जैसे नदी की दो किनारों पे किससे जुड़े रहते हैं, पुल से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार ये करंट की दो धारा के किनारे किससे जुड़े हैं, पुल से। ये पुल जैसा काम कर रहा है, इसलिए इस अरेंजमेंट को क्या कहा, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन का ब्रिज, तो व्हीटस्टोन का सेतु कहा गया, इसलिए इसका नाम सेतु पड़ गया है। फिर से काम क्या करेगा, ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। रेशियो आर्म क्या हुई, नॉन आर्म, अननोन आर्म, कंजुगेट आर्म्स, ये इसमें पूछे जाने वाले सिंपल टॉपिक हैं। K1 K2 को, K1 को पहले जोड़ना है, फिर कुछ समय बाद K2 को ऑन करना है। ऑफ करते समय, सर्किट तोड़ते समय पहले K2 को निकालना है कुंजी को, फिर K1 को ऑफ करना है। ये ऐसा क्यों होता है, ये हम आगे जब पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म और विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला पार्ट, उसमें से इस आंसर का, इस क्वेश्चन का वहां पे आंसर आपको दिया जाएगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।